नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम एसएस न्यूज के इस अंक में। दोस्तों, बात 2-2.5 साल पुरानी है। जब एक प्रक्रिया का आरंभ होता है और मोदी शाह की जोड़ी फैसला करती है कि देश में भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा ही बदल देंगे, एक एक व्यक्ति को बदल देंगे, जड़ों में मट्ठा डालना शुरू किया। और जैसे पुराना एक ऐड आया करता था, सारे घर के बदल डालूंगा, बस कुछ ऐसा ही हुआ। एक एक करके सब प्रक्रिया स्टार्ट होती है। येडुरप्पा को साइडलाइन किया जाता है, हटा दिया उससे। जयराम ठाकुर को हटा दिया जाता है हिमाचल में। वसुंधरा राजे को फाइनलाइज करके हटा दिया राजस्थान से। रमन सिंह को छत्तीसगढ़ से हटा दिया। शिवराज मामा को मध्य प्रदेश से हटा दिया। विजय रूपाणी तो बेचारे रोते रह गए, गुजरात से उनको कहां उठाकर फेंका उनका पता भी नहीं लगा। देवेंद्र फडणवीस जैसे आदमी को, जो मुख्यमंत्री होता था, उसको उप मुख्यमंत्री बना के उसकी हैसियत का ज्ञान करवा दिया। नितिन गडकरी बेचारे परेशान घूमते हैं, कुछ कर नहीं पाते, लेकिन एक एक करके उनसे मंत्रालय छीन लिए गए। एक वक्त था जब उनके पास 6 मंत्रालय थे, 6 पोर्टफोलियो थे। अब उनके पास एक ही बचा है, तो एक एक करके वो भी सारे ले लिए गए। झारखंड में बाबूलाल मरांडी को उठाकर फेंक दिया गया। अब उनका नाम पता भी नहीं, कोई है या वहां पर नहीं है, पता नहीं कोई है कि नहीं है। कौन चाहिए इनको? इन्हें चाहिए यस मैन, ऐसा शख्स जो उनके सामने झुककर खड़ा रहे, ऐसा शख्स जो उनसे सवाल ना पूछे, ऐसा शख्स जो उनसे कुछ कहने की भी हिम्मत ना करे। ये उन्हें पसंद है। उन्हें पसंद है ओम बिरला जैसे आदमी जो हमेशा उनके साथ रहते हैं। उन्हें ऐसे लोग भी पसंद हैं जो हमेशा उनका गुणगान करे, तो उनको उपराष्ट्रपति भी बनवा सकते हैं और राष्ट्रपति भी बना सकते हैं, क्योंकि वो सवाल नहीं पूछेंगे। वो इस बात का भी सवाल नहीं पूछेंगे कि संसद तो मेरी थी, उद्घाटन आप कर रहे हो। तो ये लोग इनको चाहिए जो यस मैन है और साथ में पीछे खड़े रहे कि उनको इशारा किया ये करना तो कर देंगे। बस एक एक करके भारतीय जनता पार्टी की जड़ों में मट्ठा डाला और सारे के सारे जो छत्र थे सबको हटा दिया, कोई नहीं छोड़ा। एक वसुंधरा थी, अब वो भी आखिरी जिंदगी की रेस में है। अब वो क्या एक्शन लेंगी, मुझे लगता नहीं कि कोई एक्शन ले पाएंगी, और शायद वो इसी घुटन के अंदर उनका कैरियर भी समाप्त हो जाएगा कि मैं ये करूं या वो करूं। कभी कभी जब इंसान घुटन में रहता है और इलेक्शन 3 दिन बाद अनाउंस होने जा रहे हो और तब तक आपको डिसीजन नहीं है कि आपने क्या करना है, अगला नंबर किसका है। एक शख्सियत है ऐसी जिसका अगला नंबर होगा, क्योंकि अभी वो थोड़ा सा हाई प्रोफाइल है। हो सकता है उन लोगों को बुरा लगे, लेकिन उनको समझ जाना चाहिए कि अगला नंबर उनका है। अगला नंबर है हिमंता बिस्वा शर्मा का। वो अभी तक बहुत वफादार है, उनको लगता है कि मेरी रेटिंग्स बढ़ रही हैं, लेकिन शायद वो मूल चरित्र जो है मोदी और शाह का वो भूल जाते हैं। हाँ, मोदी जी शाह साहब के भी सगे हैं कि नहीं है ये भी नहीं पता, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अगर अगला नंबर किसका है, बस एक ही व्यक्ति जो इनके शायद काबू में नहीं आ रहा है, जिसका नाम योगी आदित्यनाथ है। लेकिन मोदी जी की एक ख्याति है कि शायद वो सबके पर काट देते हैं, और जब उन्हें पर काटने होते हैं तो फिर वो किसी रेपुटेशन की कदर नहीं करते। और देवेंद्र फडणवीस, वो जानते हैं कि मेरे साथ क्या किया गया। यही विषय है। बात करेंगे आज अपने विद्वान पैनलिस्ट से। हमारे साथ है मीनू जैन जी और प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। आपका स्वागत है। पहले मीनू जैन जी आपके पास ही आते हैं। सारे घर के बदल डालूंगा, एक एक करके बदल दिए, नई बीजेपी बनाएंगे। अब इस बीजेपी में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपने बल पर अपनी सीट जीत जाए लोकसभा की। मैं आपको बताऊं, कोई नहीं। राजनाथ भी अपनी सीट नहीं जीत सकते लखनऊ से। सिर्फ एक शख्स याद आता है जो अपनी सीट निर्दलीय होकर जीत जाए तो जीत जाए, उसका नाम है नितिन गडकरी। वो नागपुर से जीत जाएंगे। और उन्होंने तो एक और भी चैलेंज कर दिया कि मैं कोई पोस्टर, कोई बैनर, कुछ भी नहीं लगाऊंगा, चाय भी नहीं पिलाऊंगा,
चैलेंज किया कि वोट देना हो तो दो, नहीं देना हो तो मत दो। लेकिन उनकी खुददारी पर उनको वोट मिल जाएँगे, निर्दलीय खड़े होंगे तो भी मिल जाएँगे। लेकिन ये उन्होंने कटाक्ष किया था मोदी के ऊपर कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है, तुम भी पोस्टर बैनर मत लगाओ और जीत के दिखाओ। किसी को छोड़ा ही नहीं। आज मोदी को निकाल दो, माइनस मोदी। आज बीजेपी के पास कुछ नहीं है, मैं आपको बताऊं। एक ऐसी अनाथ बीजेपी छोड़ के जाएंगे जिसका शायद आप अनुमान नहीं लगा सकते। मीनू जैन जी, अनम्यूट कर लीजिए। जी, दिनेश जी, देखिए, बीजेपी जो पार्टी थी वो एक काडर बेस्ड पार्टी, और जिसमें ये कहा जाता था कि सेकंड लाइन लीडरशिप की ग्रूमिंग की जाती है, उनको तैयार किया जाता है, पौध लगाई जाती है। ये वो पार्टी है, और उसी पौध का नतीजा था कि ये नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। जो टॉप लीडरशिप थी उनके नजर में कि ये सेकंड लाइन जो लीडरशिप है, जो दूसरी पंक्ति की लीडरशिप है, उनमें उनको नरेंद्र मोदी में वो योग्यता नजर आई और उनको मुख्यमंत्री पद का भार सौंपा गया। उसके बाद से तो कहानी जो है वो सभी दर्शक जानते हैं। ये वो पार्टी थी कि जिसमें जो कार्यकर्ता, किसी भी कार्यकर्ता को ये यकीन होता था कि आज मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूं, कल मैं किसी भी ऊपर पद पे पहुंच सकता हूं पार्टी के, या सरकार बने तो सरकार के में ही मुझे कुछ पद मिल सकता है। आज वो चरित्र बीजेपी का, मोदी ने अपनी तानाशाही या अपनी एकाधिकारवादी जो प्रवृत्ति है उनकी, कि बस मैं ही मैं हूं, उसकी वजह से वो सब खत्म हो गया है। जो आपके शीर्षक में भी लिखा है कि येदियुरप्पा, जयराम, वसुंधरा, रमन, शिवराज, रूपाणी, एक तरह से जो भी आडवाणी और अटल के युग की जितनी भी लीडरशिप थी, उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया है मोदी ने। पहले तो आडवाणी, मनोहरलाल, मुरली मनोहर जोशी और ये आपको अटल बिहारी वाजपेयी, उनको मार्गदर्शक मंडल में डाला। लेकिन तब तक किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि इन जो ये मार्गदर्शक मंडल के जो नेता हैं, इनसे जिनकी गर्भनाल जुड़ी हुई है, उन नेताओं को भी बाहर किया जाएगा। अब जो मोदी जी हैं, उनका जो मेरे हिसाब से उनकी जो प्लानिंग है वो ये है कि वो ही नेता बीजेपी में रहें जिनको कि मैं ग्रूम करूं, जो कि मेरे यस मैन हो, मतलब मेरे सामने गर्दन ना उठा के देख सकें। उसके लिए वो क्या करते हैं कि जिसकी कोई योग्यता भी नहीं है उसको बड़ा ऊंचा पद दे देते हैं, और वो व्यक्ति इतने एहसान में दब जाता है इसी बात के कि देखिए मैं तो किसी लायक था नहीं और मोदी जी ने मुझे कहां पहुंचा दिया। तो डेफिनेटली वो अगर सत्ता का सुख भोग रहा है वो अयोग्य व्यक्ति, तो वो उनको मोदी जी के खिलाफ आवाज क्यों उठाएगा। सेकंड, उन्होंने बाकी का रहा सा काम, उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स को अपने मिनिस्टर बना रखा है। बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी मिनिस्ट्री में, जो कि बड़े प्रोमिनेंट मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं। और जो इनके काडर से आए हुए योग्य व्यक्ति थे, उसमें अरुण शौरी हो या सिन्हा हो, उन लोगों को इन्होंने एंट्री ही करने नहीं दी। अपने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनते ही इन्होंने केंद्र की राजनीति से ही बाहर कर दिया। और क्यों कर दिया ये सब लोग जानते हैं, क्योंकि मोदी जी को कोई व्यक्ति ऐसा नहीं चाहिए कि जो उनके सामने बड़ी लकीर खींचता हो या उनसे बड़ा दिखाई देता हो कंपैरिजन में। तो आज जो ये भाजपा है, आपने पूछा अगला नंबर किसका, मैं तो कहती हूँ अगला नंबर भाजपा पार्टी का है। जो भाजपा एज ए पार्टी, उसका राज, क्योंकि आप अगर आपके पास दूसरी पंक्ति की लीडरशिप तैयार नहीं है जो कि संभाल ले। आप राजस्थान में देखिए ना, वहां भी कहते हैं 6-7 दावेदार हैं, वो है कि जो मोदी जी के ग्रूम किए हुए हैं। मध्य प्रदेश में कहते हैं वहां भी 6-7 दावेदार हैं, वो भी मोदी जी के ग्रूम किए हुए हैं। और रहे से दावेदार, मजे की बात यह है कि वो है जो कांग्रेस पार्टी से इंपोर्ट किए गए हैं, जिनका संघ की राजनीति से लेना देना नहीं है। तो ये किस तरह की बीजेपी तैयार की मोदी ने, एक भेलपुरी बना के रख दिया उन्होंने पार्टी को। और मेरे हिसाब से जो मोदी जी का जो ये चल रहा है, पार्टी की जो एक कहते हैं ना कि प्योरिटी जो थी उन्होंने खत्म कर दी है। प्रोबेबली संघ चिंतित होगा इससे। देखिए, आप मोदी के आगमन से पहले की पार्टी देखिए, उसमें इस तरह का आना जाना नहीं लगा रहता था। और जिस तरह की राजनीति को इन्होंने अंजाम दिया, इवन इन्होंने संघ को एक्सपोज कर दिया अपनी राजनीति की वजह से। इतनी आक्रामकता दिखाई नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे कि आज दुनिया में आरएसएस के बारे में मालूम है और लोगों की राय अच्छी नहीं है। अब राय ये बनने लगी कि हिंदुत्व, जो कट्टर हिंदूवाद है, वो खतरनाक है हिंदुत्व। तो इन्होंने ना केवल खुद को बल्कि अपनी पितृ संस्था को भी बदनाम कर दिया है, और बर्बाद करके छोड़ेंगे। और जाएंगे
जब तक काफ़ी कुछ हाथ से निकल चुका होगा। दिनेश जी, यही कहना है मेरा, मैं सेकंड राउंड में बोलूँगी आगे। जी, स्वामी जी के